Hello. Hello, everybody. Good morning. So today, what we are gonna do is ये electron transport chain. This is the seventh video, I guess. This is the eighth video. Eighth video. Eighth video in our biochem series. तो हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कर चुके हैं कार्ब्स का, प्रोटीन्स का, और किसी Vitamins का, डीएनए का, विटामिन्स का, और fats का. फैट्स का, अरे फैट्स का, हाँ फैट्स का भी कर लिया, लिपिड्स का भी कर लिया हमने। और इसी के साथ साथ हमने ग्लाइकोलिसिस, बायोएनर्जेटिक्स कर लिया है, आई ग्लाइकोलिसिस कर थिंक लिया काफ़ी है, कुछ कर लिया है, काफ़ी कुछ कवर कर टीसीए, लिया है। हाँ. ओके, सो टुडे वी आर गोना डू, डाउन करना है इसे, एटीसी. एटीसी, ईटीसी। तो लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ईटीसी, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो ईटीसी का पॉइंट क्या है, पढ़ने का पॉइंट क्या है? तो अगर आप देखो तो ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 एटीपी मिले थे, क्रेब्स से हमें 2 एटीपी मिले थे, है ना? 2 एटीपी हमें मिले थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज़ ओनली 4 एटीपी, विच इज़ वेरी वेरी लेस, दिस इज़ अ वेरी लो नंबर। तो ये जो ईटीसी है, दिस इज़ बेसिकली अ मेथड, अ वे, अ प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट मोर एनर्जी फ्रॉम दीज टू प्रोसेसेस। कैसे? इन दो प्रोसेसेस में कुछ ऐसी चीज़ें थी, अगर हम नीचे जाएं तो थोड़ा नीचे जाना, इन दो प्रोसेस में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें चलो यहाँ लिखा नहीं है, इन दो प्रोसेसेस में 2 चीज़ें निकल के आई थी। एन So guys, sorry for the interruptions. Let's begin again. ओके, तो ईटीसी ना बेसिकली क्या है, हमें 2 चीज़ें निकल के आई थी, NADH और FADH। इन दोनों से हम एनर्जी निकलवाते हैं। हम कैसे एनर्जी निकलवाते हैं वो देखते हैं। तब अभी के लिए ईटीसी का बेसिक देखते हैं। अब ये देखो, एक सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्ड इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक जो मेम्ब्रेन होता है, वहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर अलोंग क्रिस्टे, वो जो फोल्डिंग्स होती हैं उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है ना, वो फोल्डेड होता है, वो कुछ ऐसा होता है, नीचे देखेंगे हम। और वहाँ पे कुछ सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो एक तो सबसे पहला किरदार हमारा वो है ईटीसी में। दूसरा किरदार है इनका ट्रांसपोर्ट होना, इलेक्ट्रॉन्स का, डाउन ईटीसी। ये जो वर्ड डाउन है ना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये डाउन क्यों है हम आगे चल के देखेंगे। पंपिंग ऑफ H+, हाँ एक और H+ ग्रेडियंट, इससे 34 एटीपी निकलता है। एक ग्लूकोज से आप 34 एटीपी निकाल सकते हो, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ फोटो। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ एरोबिकली हो पाएगा, हम देखेंगे क्यों एरोबिकली क्यों। खैर, अब नीचे बढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसमें हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में बेसिकली ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये जो आपको फोल्डेड फोल्डेड से दिख रही है, दिस इज़ योर इनर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में आपको स्पेस दिख रही है, दैट इज़ योर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और ये जो हाईली फोल्डेड है, इसको क्रिस्टे बोलते हैं। और इसमें इंजाइम्स होते हैं जो कि और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो स्पेस होती है, इसमें फ्लूइड होता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है। ये आपकी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के इस तरफ मैट्रिक्स होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और इनर मेम्ब्रेन के ऊपर एम्बेडेड है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये देखो, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर एम्बेडेड है ये प्रोटीन्स हैं, ये ठीक है। दीज आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ठीक है। तो हाँ, तो ये जो पहला आपका प्रोटीन है, इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज। दिस इज साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स, दिस इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो ये तीनों प्रोटीन्स होती हैं, बाकी सब चीज़ें कुछ और होती हैं, बट ये 3 मेन प्रोटीन्स हैं जो हमें याद करनी है, ठीक है। तो ये बेसिक है। फिर उसके बाद अब हम आगे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इसको। अब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की अगर हम बात करें, तो अभी तक हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मिल रहे थे इससे पहले, जिनको हम ATP में आगे यूज़ करेंगे। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें, तो ग्लाइकोलिसिस में एक G3P मॉलिक्यूल से 2 NADH बन रहे थे, ठीक है। तो 2 G3P मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 2 से 4 बनेंगे। तो एक साइकिल ऑफ ग्लाइकोलिसिस में 4 NADH बन रहे थे, ठीक है। तो अब अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें, तो क्रेब्स साइकिल में एक पायरुवेट जब जाता है, ठीक है, तो एक और 3
और 4 NADH बनते हैं और 1 FADH बनता है। लेकिन एक ग्लूकोज से हमें ये भी पता है कि कितने पायरूवेट निकलते हैं? 2। तो ये क्रेब्स साइकिल 2 बार होगा एक ग्लूकोज के लिए, तो 2 बार होने की वजह से 8 NADH हो जाएंगे और 2 FADH2 हो जाएंगे। अब ये NADH2 और FADH2 हैं क्या? जैसे कि यहाँ देखो, दीज टू आर बैंक्स, ये काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन बैंक्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जो कि कहाँ जाके टूटते हैं? हमारे ETC में जाके टूटते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया टोटल कितने थे, अब हम आगे जाके देखेंगे कि ये कन्वर्ट कैसे होते हैं, ठीक है। ओके, तो बताओ। अब देखो पहले अब हम आते हैं। तो होता क्या है ना, NADH FADH, ये जो H है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो तगड़ा एनर्जी कैरी करता है। तो H जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो आपके पास H+ और E-, ठीक है। H+ जाता है ऊपर, H+ हम ऊपर फेंक देते हैं, हम नहीं, ये कॉम्प्लेक्स ऊपर फेंक देता है। NADH डिहाइड्रोजनेज, यानी कि डिहाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन निकाल लेना। तो उसका हाइड्रोजन गया ऊपर और जो इलेक्ट्रॉन था वो चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है, ये हाई हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है। एक चीज़, एक अच्छा डायग्राम था, थोड़ा नीचे जाना है यहाँ पे। हाँ, ये डायग्राम हमेशा याद रखना कि इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप एनर्जी लूज़ कर रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, एनर्जी लूज़ कर रहा है। और ये जो एनर्जी जा कहाँ रही है, ये हमारी एनर्जी जा रही है ऊपर करना, ये ग्रेडियंट बनाने में। देखो यहाँ पे कितने H+, बाहर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, यानी कि आउटर और इनर का ये जो स्पेस है, यहाँ पे भर भर के H+ आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे H+ बहुत कम होंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है। बाकी चलो देखते हैं और क्या क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन पे ध्यान देने से ज़्यादा हाइड्रोजन पे ध्यान देने वाली चीज़ है ये, बट चलो कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन आया, वो पास हो गया Q से वो साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स में गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन द मीनवाइल और भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे FADH2 है। FADH2 भी साथ ही साथ अपना हाइड्रोजन लूज़ कर रहा है, वो हाइड्रोजन पंप हो जा रहा है ऊपर की साइड। ये एरो नीचे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि FADH2 से FAD बन रहा है, वो इसलिए नीचे एरो। ये हाइड्रोजन भी ऊपर गया, पंप हो गया बाहर की साइड, ओके ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन पास हुआ, यहाँ पे गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो चीज़, नई चीज़ हो रही है वो ये कि यहाँ पर ऑक्सीजन, अच्छा हाँ, ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एंड में सारे लूज कर रहा है। हाँ, ये चीज़, ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊँ तो कॉम्प्लेक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे पानी बन जाता है। क्योंकि आगे जाके जब हम कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद करेंगे तो ये आपके लिए बहुत काम आएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी लॉजिकल। नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो डाउन हिल। तो मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसा कि इन्होंने बताया कि डाउन हिल मूव करते हैं, तो ये इन्होंने बता ही दिया कि एंड में जाके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन है, तो वो लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स से सारे ऑक्सीजन ले लेता है और फिर बाद में उसका पानी बना देता है, ठीक है। और हर एक कैरियर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? हर एक कैरियर के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइक इस तरह से मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है और कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ एनर्जी है, और जितनी भी एनर्जी रिलीज़ होगी प्रोटॉन ग्रेडियंट की, वो बाद में ATP सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ करी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, अब हमने सारे हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो गया बाहर, ठीक है। तो इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स से क्या होगा, ये जो हमारा लास्ट कॉम्प्लेक्स होता है, ये सबसे एंड में प्रेजेंट होता है, दिस इज़ नॉट इवन अ कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ एन एंजाइम, जिसे हम बोलते हैं ATP सिंथेस। इसमें F0 F1 पार्टिकल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये एक पंप की तरह काम करता है। ये बाहर से सारे हाइड्रोजन जो है उन सबको पकड़ता है, उनकी एनर्जी लेता है, और उस एनर्जी से ADP + PI जो है उसको मिला के ATP बना देता है। इस एनर्जी को यूटिलाइज करके ATP + PI करके ATP बना देता है, ठीक है। तो कैसे बन रही है ये एनर्जी हमारी, मतलब ये ATP कैसे बन रहा है, किस फोर्स की वजह से बन रहा है? क्योंकि ATP बनने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, बिकॉज ATP एनर्जी का फॉर्म है, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? प्रोटॉन से, प्रोटॉन हाँ, के अंदर आने से प्रोटॉन ये ग्रेडियंट से। और कौन सा फोर्स बोलते हैं हम इसको? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। हाँ, कुल मिला के कैसे पंप की तरह, मान लो मोटर की तरह, ये अंदर आए, मोटर चालू हो जाती है, तो ये ATP सिंथेज जो है ये दोनों को मिला देता है। सही है। तो अब एक बेसिक देख लेते हैं ATC का कि क्या है।
तो बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच में, ठीक है, और जो कि हाइड्रोजन आयंस को मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। और इस सेट में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी हो रही होती है, और ये हाइड्रोजन आयंस हमारे एटीपी प्रोड्यूस होने के लिए यूज़ होते हैं। और ये ईटीसी हम यूज़ करते हैं कि हम सनलाइट से एनर्जी, यानी कि फोटोसिंथेसिस से जो भी एनर्जी आ रही है उसको, और जो रिडॉक्स रिएक्शन से एनर्जी आ रही है जैसे कि शुगर की रेस्पिरेशन से, उसमें से हम एनर्जी निकाल सकें। यानी कि जितनी भी एनर्जी हम निकाल रहे हैं, लाइक 90% ऑफ द एनर्जी जो हमें मिल रही है वो हमें ईटीसी से मिल रही है। बताइए। अब ये लोकेशंस की बात करी गई है, एक बिगर पिक्चर देखते हैं। साइटोसोल के ये आपका पूरा सेल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेल है। आप यहाँ पे साइटोसोल में रहो। साइटोसोल में ओके गाइस, एनीवेज मूविंग ऑन। तो अब हम लोग देखो साइटोसोल में साइटोसोल में है भाई। साइटोसोल में क्या है जी, ग्लूकोज से आपका पायरुवेट बन रहा है। ओके, ठीक है, ग्लूकोज से आपका पायरुवेट बन रहा है। ये पायरुवेट एंटर करता है आपका क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्रेब्स साइकिल से क्या निकला हमारा? यूजेबल एनएडीएच और एफएडीएच FADH2। ये कहाँ चला गया? ETC ईटीसी में। में। ठीक है, ETC में चला गया, और ETC में एनर्जी बनती है आपकी ATP, और यहाँ पर भी बनती है, और यहाँ पर भी। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है। लेकिन जो ईटीसी है, ओके, हाँ, तो ये बात हो मैं रही बता थी, रही थी यही कि बता इसमें रही थी। ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव होता फॉस्फोराइलेशन है, होती हाँ। है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एट द एंड में आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम यहाँ कर पे रहा आप इलेक्ट्रॉन लूज करके फॉस्फोराइलेशन करते हो, और यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल होती है, यानी कि किसी न किसी रिएक्शन की वजह से कोई कोई अपना फॉस्फेट छोड़ रहा होता है। ये दोनों केस में अगर आपको याद हो तो यहाँ पे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जब टूटता है तो वो क्या बनता है उससे? उससे क्या बनता है? फॉस्फो नहीं, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट, वो G3P होता है। अरे नहीं यार, 1,3 वो बिसफॉस्फोग्लिसरेट हाँ, बनता है 3 ना। फॉस्फोग्लिसरेट, एक हाँ फॉस्फेट निकल जाता है। हाँ, ये वो ठीक है, तो उस समय G3P तो होता है फिर वो। नहीं, सही चलो बोल छोड़ो रहा था, छोड़ो पहले छोड़ो, G3P के मैं टाइम सही पे बोल रहा था, NADH निकलता है। सही बोल रहा था मैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है और यहाँ पे एक स्टेप होता है। दोनों स्टेप में हम ये देखते हैं। खैर, अब कंपोनेंट्स ऑफ ETC के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अच्छा, मैक्सिमम ही है क्या? चलो कोई नहीं। क्या करना चाह रहे हो आप? जिसे मैं हाइड करना चाह रहा हूँ। हाइड करना चाह रहे हो? हाईलाइट कर दे। हाईलाइट करने से तो वो हो जाएगा ना, हाईलाइट हो जाएगा वो, है कि नहीं? अच्छा, खैर चलो कोई नहीं। शेप ओ ये बनाओ, रहा, शेप को फिल कर दो। हाँ, कुछ नहीं आता आपको। चलो, हाँ, तो ये क्या है भाई? सबसे पहली चीज़ मैं खुद भूल गया क्या थी। NAD और फ्लेवोप्रोटीन ये हैं हाइड्रोजन कैरियर्स आपके, ठीक है, ये हैं हाइड्रोजन कैरियर्स आपके। क्या आप शांत हो जाओगे? मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, प्लीज़ डोंट बुली मी लाइक दिस। हाँ, अच्छा, एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो बचपन से ही ग्राफिक पैड चला रही हूँ। नहीं, आपके पास आपका खुद का ग्राफिक पैड है कि नहीं है, मुझे बताओ आप। अरे तो वो भी मैं बचपन से चला रही हूँ क्या? नॉन हीम मेटालोप्रोटीन है आपके। ये आयरन साइकिल करते रहते हैं +3 और +2 स्टेट के बीच में, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई, इसमें इम्पोर्टेंट सबसे ये था जो कि आपने हाइड नहीं किया, वो हाइड कर दिया जो इम्पोर्टेंट नहीं था। लो खैर, यूबिक्विनोन और कोएंजाइम क्यों है? ये एज एन एंकर सर्व करते हैं। साइटोक्रोम है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोटीन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करवाते हैं एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के बीच में। चलो बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। NAD और फ्लेवोप्रोटीन, हाइड्रोजन कैरियर्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन में। गुड। और ये जो है ये आपका हीम नॉन मेटेलोप्रोटीन है। हीम नॉन हीम मेटालोप्रोटीन नहीं है?
नॉन हीमेटैलोप्रोटीन है और इसका वो है FES प्रोटीन और ये एज एन एंकर काम करता है और साइटोक्रोम्स आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन है। तो इसके साथ साथ हम अब आगे अंडू बढ़ते हैं। अंडू कर देते अगर आप वहाँ तो मज़ा आ जाता। आप चुप रहिए प्लीज, बताइए। पहले करिए। अंडू 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 पंडू क्यों करना है, लेकिन क्या फ़ायदा है अंडू पंडू करने का, बताओ मेरे को आप। ये सब हट जाएगा यहाँ से तो बस। थैंक यू। अब हटाइए अपना जो भी है। अब इसके कंपोजिशन की हम बात करते हैं। अभी तक हम खाली डायग्राम में देख रहे थे, अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ETC की कंपोजिशन क्या है। तो 4 लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इसमें पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 सबसे पहले आई विल ट्राई टू दिस। ये 3 जो है आपके रिडक्टेज हैं, लास्ट वाला आपका ऑक्सीडेज है, जो कि हमने पहले ही समझाया था कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले 3 आपके इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, लास्ट वाला आपका इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनर है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH। आप ये सब हाइड कीजिए और मार्कर से हाइड कीजिए। ये सब हरकतें मत करिए, आप मार्कर यूज़ करिए और उससे हाइड करिए। क्यों, इसका बढ़ाइए। क्या क्या बढ़ाना है ये सब? हाँ, और ये नाम हाइड करो सबके, ओ, सारे इसके। ऐसे तो नहीं होगा, जो मैंने कहा है वैसे ही होगा। वैसे भी नहीं हो पा रहा ना आपसे। पहला है NADH डिहाइड्रोजनेज क्यू रिडक्टेज या फिर NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज जिसे हम बोलते हैं। सेकंड इज सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज, ठीक है। थर्ड इज साइटोक्रोम C रिडक्टेज एंड फोर्थ इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो ये 4 नाम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न देम। बताइए। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज है, ये NADH ये साइटोक्रोम C रिडक्टेज है। सबसे लास्ट में ऑक्सीडेज है, ये रिडक्टेज है, ये डिहाइड्रोजनेज है, और ये सक्सेनेट पूरा नाम बताना है। NADH डिहाइड्रोजनेज है। नहीं, जो नाम लिखा था वही बताना है। जो नाम लिखा था, बात तो एक ही हुई ना, लेकिन नहीं, एक नहीं हुई। आप जो नाम लिखा है वो बताओ। चीटिंग नहीं करनी है। NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज है और सक्सेनेट कोएंजाइम C रिडक्टेज है, BC कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम ही है। कॉम्प्लेक्स है। सक्सेनेट कोएंजाइम C हटाइए। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ये। हटाइए ये सब। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे याद करना है। लास्ट वाले 2 आपको पता चल गया कि साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम C है। पहले 2 जो हैं उसमें कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज कॉमन है। पहला वाला NADH कर रहा है, दूसरा वाला सक्सिनेट कर रहा है। दूसरा वाला सक्सिनेट क्यों कर रहा है ये भी मैं आपको बता दूँ। तो पहला वाला अगर आपको याद हो कि वो NADH निकाल रहा था, दूसरा वाला FADH निकाल रहा था। लेकिन अगर आपको ये भी अब याद हो कि जब सक्सिनेट से क्या बनता है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता तो है। जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है उस स्टेप में FADH रिलीज होता है TCA में, दैट इज अ गुड इसलिए पॉइंट। इसको सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज बोलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन। हटिए, हैंग कर दिया आपने। कुछ हैंग नहीं किया है। चलिए आइए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ना सिखाता हूँ सॉरी। NADH डिहाइड्रोजनेज है यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं डिहाइड्रोजनेज है, इसका H छीन लिया जाएगा यहाँ से। हाँ। इसका जो H है ये अब वो पढ़ाना छीन लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन आपका पास होता है FMN से FES क्लस्टर से यूबिक्विनॉन। वैसे तो आप डायरेक्टली ये याद कर सकते हो, नॉट अ बिग क्यों डील। नहीं भी, ये बिल्कुल याद नहीं रखना है। ये चीज़ बीच में याद रखनी है क्योंकि ये चीज़ हमने ऊपर पढ़ी है। क्या फ़ायदा है इसको पढ़ने का। FMN क्या था फ़ायदा फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और ये किस चीज़ का हर काम कर रहा जगह था। गाइज अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देखे जाते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये आयरन को +2 से +3 स्टेट के बीच में रखा जाता। हाइड्रोजन एक्सेप्टर था ये, फॉर योर। जो भी था यार, जो भी था, मैं तो ऐसे याद किया था कि +2 +3 स्टेट में FAS क्लस्टर रख रहा था, तो ये ठीक क्या है। था, ये हाइड्रोजन कैरियर था। हाँ, और ये आपका यूबिक्विनोन एंड आओ में। चलो याद कर ही लेते हैं। NADH ने पास किया FMN को, FMN ने पास किया FES क्लस्टर को, फिर आपका गया यूबिक्विनोन। ठीक है बताओ। FMN FES प्रोटीन यूबिक्विनोन। FES का क्लस्टर है वैसे, बट चलो ठीक है। चलो सेकेंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। सेकेंड कॉम्प्लेक्स है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज और ये काम करता है एज एन एंट्री पॉइंट फॉर। आप मत हाइड करो, प्लीज़ मत हाइड करो। अब यहाँ कोई पॉइंट नहीं हाइड करने का, 3 लाइन की स्लाइड है ये। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो है सिट्रिक एसिड साइकिल से आता है, सबको पता है। वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली, पढ़ने तो दो, डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देता है फ्रॉम सक्सिनेट टू, क्या है यहाँ पर, क्यों नहीं पढ़ा, 3 लाइन की स्लाइड है ये। कोएंजाइम क्यों है ये।
सो सक्सिनेट से सीधा कोएंजाइम क्यू में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स वाया FADH2, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया। फिर है एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है? ये जब हम बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे फैटी एसिड की, तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है कोएंजाइम क्यू से विया FADH2। तो कुल मिला के कॉम्प्लेक्स 2 में क्या हो रहा है? कोएंजाइम क्यू के से FADH2 में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। बताओ। ये है एंट्री पॉइंट NADH का, NADH का है। FADH2 का। यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है और एसाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजनेज है। यहाँ पे कुल मिला के जो चीज़ हो रही है वो FADH2 सक्सिनेट से एक तो सक्सिनेट से कोएंजाइम Q तक जा रहा है और एक जगह बीटा ऑक्सीडेशन से कोएंजाइम Q तक जा रहा है, और दोनों में हम FADH2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? सही बात है कि नहीं है? चलिए अब आते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं, ठीक है। साइटोक्रोम B, C, C1 और C कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है यूबिक्विनॉल से साइटोक्रोम C में, और कुछ नहीं है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स 4 की अब हम बात करते हैं। ये जो बीच में एक छोटा सा गोला था ना, वही था ये, जो बीच में एक छोटा सा गोला आ रहा था। हाँ। तो ये कॉम्बिनेशन है साइटोक्रोम A और कॉम्बिनेशन A3 का, ठीक है। इसमें 10 प्रोटीन के सब यूनिट होते हैं। 2 तरह के प्रोस्थेटिक ग्रुप्स इसमें होते हैं, 2 हीम और 2 कॉपर के, ठीक है। ये हाइड करने वाली चीज़ है, ये अब आप कर नहीं रहे। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डिलीवर होते हैं साइटोक्रोम A से A3 तक, A और A3 से ऑक्सीजन तक डिलीवर होते हैं, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे केमिकल जो हैं वो इस पाथवे को इनहिबिट कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर सकते हैं इसके बीच में, जिससे ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचते। इसीलिए अगर आपको याद हो कि साइनाइड से किसी की मौत हो सकती है, दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि आपकी रेस्पिरेशन ETC ही रुक जाएगी, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी एंड यू विल डाई। कार्बन मोनोऑक्साइड तो है ही भाई टॉक्सिक चीज़। बताओ। 2 कॉपर यूनिट हैं इसके और 2 हीम यूनिट है इसके, सब यूनिट है इसके। इसके 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ना। हट क्यों नहीं रहा है ये? खैर कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता है साइटोक्रोम A से A3 से 20 तक। 20 है ना लास्ट में? 20 O2 है, क्यों है? सॉरी O2 है। आप मेरे को ये बताना, चलो बताओ क्या है? आप बताओ, आप बताइए। नहीं, आप आपके लिए बताओ। हाइट क्या है? ये मेरे को सब कुछ आता है मेरे को। ये साइनाइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। बताओ आप मेरे को ये वाला। ये क्या हो रहा है? ये वो छोड़ दो, आप वो छोड़ दो, आप मेरे को ये बताओ। बहुत सारे केमिकल्स जो हैं इनहिबिट करते हैं इस पाथवे को डिफरेंट लोकेशन पे। जल्दी बताओ क्या कुछ है ये? बहुत ही फुद्दू सी चीज़ आपने नहीं, ऐड की है ना यहाँ नहीं, पर। नहीं। हटाओ इसे, क्या देखो है? इनको नहीं आता गाइस, देखो इनको नहीं आता है। क्या है ना इसका आंसर? चलो कोई बात नहीं, नीचे आ जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू। अबे यार हटाओ ना आप। अबे यार क्या होता है? अबे यार आप क्या आपको होता थोड़ा है? सा भी तमीज़ नहीं है यूज़ करने की। पता नहीं, दूध पीते बच्चे हो आप। आपको 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए ग्राफिक पैड यूज़ करने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। ये तोहीन अगर आपको नहीं करनी है और तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। चलो ये आपका कॉम्प्लेक्स 1 है, 2 है, 3 है और ये सीधा कॉम्प्लेक्स 4 है। ये तो साइटोक्रोम है। 1 क्या था भाई? NADH डिहाइड्रोजनेज, या एक दूसरा क्या नाम था इसका? NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज। हाँ ठीक है, कोएंजाइम क्यू रिडक्टिव या NADH डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। और यहाँ पर क्या था वो? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज या सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज। सक्सेनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज। एनर्जी का लेवल जो, चलो छोड़ो ये तो बात याद करने वाली चीज़ है। आप ये देखो फ्री एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। 1 2 3 4 यहाँ पर आते आते काफ़ी ज़्यादा फ्री एनर्जी कम हो गई। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्री एनर्जी कम हो गई, और ये सारी की सारी जो मतलब सारी की सारी एनर्जी है वो सारी की सारी आपकी ग्रेडियंट एस्टैब्लिश करने में चली गई। NADH डिहाइड्रोजनेज या कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज। सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज था। हाँ, रिडक्टेज ही थे पहले के 3, लास्ट वाला ऑक्सीडेज था। और ये क्या था? कॉम्प्लेक्स 3 था साइटोक्रोम C रिडक्टेज। साइटोक्रोम C रिडक्टेज, और लास्ट में था हमारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज।
बेसिकली ये इन कम्प्लेक्स का नाम उस वे में नहीं दिया है, ये बीच में साइटोक्रोम सी है ना, तो ये क्यू और साइटोक्रोम सी के रिस्पेक्ट में इन्होंने कॉम्प्लेक्सेस का नाम दिया था। क्यू 1 और 2 के बीच में आ रहा था, इसलिए इनको कोएंजाइम क्यूरेटेक्टेस बोल दिया। साइटोक्रोम सी 3 और 4 के बीच में आ रहा था, इसलिए इनको साइटोक्रोम सी बोल दिया। बट एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ पर जा रहा है। इसमें साइटोक्रोम सी था, B1 था, और क्या था, A3 A3 इसमें था। पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। तो ये चीज़ याद करने वाली है, हटाओ ऊपर जाके देखते हैं फिर से। सी था सर, इसमें था B, C1 और C, और इसमें था आपका ये जो सब आपने हाइड कर रखा है, आई थिंक A1, ये वाला पॉइंट हटाओ। कौन सा? हाँ, A एंड A3 था इसमें। A3 था। हाँ, आज नीचे। अब ये देखते हैं हम, ये आउटर माइटोचॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है आपका, ये इनर है। खैर यहाँ कुछ है नहीं, देखो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। अब प्रोटॉन एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे कि कैसे जो प्रोटॉन ग्रेडियंट हमने बनाया है ऐसी तैसी करवा के अपनी, पढ़ चुके हैं हम उससे बाय द हम वे। एटीपी कैसे निकलेगा। नहीं, आई थिंक और इन डेप्थ आता है ये। इतना ही होता है उसमें जितना मैंने बता दिया था। अच्छा। अब है फंक्शनिंग ऑफ ETC। ETC काम कैसे करता है? ETC जो है वो अरेंज होते हैं ऑर्डर में, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ठीक है। किस ऑर्डर में? रिडॉक्स पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5 से, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रेशर कम होता जा रहा है, ठीक है, और फ्री एनर्जी लेवल भी कम होते जा रहे हैं। तो अलोंग द चेन क्या हो रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से कि मोस्ट नेगेटिव जो है वो इनिशियल डोनर है, और मोस्ट पॉजिटिव टर्मिनल एक्सेप्टर है, जो कि ऑक्सीजन है, जो आप नहीं मान रहे थे उस दिन कि वाटर है। नहीं, मैं मान वाटर लिया, नहीं तो होता है, मना ही नहीं ऑक्सीजन किया होता मैंने। है। इलेक्ट्रॉन जो है जो ETC में एंटर करते हैं वो एनर्जी रिच होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे फ्लो कम नीचे जाता जाता है, तो फ्री एनर्जी कम होती जाती है, और ये जितनी भी एनर्जी है ये ATP में कंजर्व हो जाती है, ठीक है। ETC जो है, ETC इंजाइम जो है ये हाइड्रोजन बाउंड, मतलब हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ किया जा रहा है एनर्जी जनरेशन के लिए, ठीक है। और ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन से अवेलेबल है, ठीक है। सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन इसमें हो रही है। डिहाइड्रोजनेशन आपने देखा कि NADH में हुई, फिर FADH की हुई, तो ये सब हो रहा है। अब हाइड्रोजन डोनेटिंग सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो डिहाइड्रोजनेज उसको कलेक्ट कर रहा है, और फिर वो ETC में सप्लाई किया जा रहा है। सेम पॉइंट इन्होंने लिखा है जो मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है। और ये सर्व करते हैं एज एन एक्सेप्टर, कैरियर और डोनर ऑफ हाइड्रोजन। क्या क्या? एक्सेप्टर, कैरियर और डोनर। पहले इन्होंने एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन जब ये लोग बन रहे थे NADH और FAD, फिर उसके बाद इन्होंने उसको कैरी किया, कैरी करके ETC तक लाया, फिर उसके बाद उनको डोनेट कर दिया, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम्स है ये अपने इलेक्ट्रॉन ETC में डोनेट कर देते हैं, और फिर जो प्रोटॉन है वो एक्वस मीडियम से एस्केप कर जाते हैं, ठीक है। बता दो, आप ही बता दो, आगे और भी है। वही जो भी चीज़ें हमने बता रखी हैं वही सेम चीज़ ये बता रहा है। NAD से जो जुड़ा हुआ डिहाइड्रोजनेज है वो 2 हाइड्रोजन एटम हटाता है। कितने हटाता है? तो ठीक है, क्यों? क्योंकि NADH2 लिखता है ना सर। एक ट्रांसफ़र हो जाता है NAD से NAD तक, और एक जो होता है H+ के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक है। रिड्यूस सबस्ट्रेट NAD प्लस, छोड़ो, FAD भी 2 हटाता है। इन दो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में बोथ जो है एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है ना, NADH बनाता है। NAD जो है, NAD जब वो करता है वो NADH+H करता है, बट FAD दोनों साथ में लेके चलता है। बस ये फ़र्क है यहाँ पे, और कुछ नहीं। आ जाओ नीचे आ जाओ। ये बता रहे हैं यहाँ पे जो कोएंजाइम चैनल है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फनल कर दिए जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तक थ्रू अ चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। सेम चीज़ लास्ट में हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को दे रहे हैं वो पानी बनाने के लिए। अब इसमें कोएंजाइम चैनल में FES भी है, यूबिक्विनोन है, कोएंजाइम Q है, साइटोक्रोम है, बहुत कुछ है। रेस्पिरेटरी चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं 3 तरीके से। एक इलेक्ट्रॉन्स खुद, एक H- एटम्स की तरह, और तीसरा एक हाइड्राइड आयंस की तरह जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये शायद FAD की बात हो रही है। नहीं, FAD की बात नहीं हो रही है, हाइड्राइड आयंस की बात हो हाइड्राइड रही है। आयंस की बात हो रही है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में हर मेंबर ऑफ ATC के या तो रिड्यूस होगा, फिर ऑक्सीडाइज होगा, फिर रिड्यूस होगा, फिर ऑक्सीडाइज होगा, साइक्लिक मैनर में होता रहता है। इस प्रोसेस में आयरन जो होता है वो +2 से +3 स्टेट्स में जाता रहता है। ये आयरन था कहाँ पे? ये आयरन था इसमें Fe और S वाले मेटालो प्रोटीन, नॉन ही मेटालो प्रोटीन में।
कर दो, बता दो। बताओ तो बताओ। अच्छा मैं ही बताऊँ फिर। पहले एंड में रिडॉक्स रिएक्शन के डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, सेम चीज़ रिपीट हो रही है और यहाँ कुछ ऐसा ऐसा नया है नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रखी है कि ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ अगर आप देखो, ये पॉइंट समझा दो एक बार। डिहाइड्रोजन रिएक्शन जो है वो एक स्टीडी फ्लो ऑफ हाइड्रोजन मेंटेन करती हैं, ठीक है, ताकि हाइड्रोजन जो है वो एकदम अच्छे से मूव करे। और फॉस्फोराइल रिएक्शन ये इंश्योर करती है कि एटीपी कॉन्स्टेंटली सिंथेसाइज होता रहे। जो कपलिंग है रिडॉक्स रिएक्शन की रेस्पिरेटरी चेन की फॉस्फोराइलेशन के साथ, तो वो उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखो कि रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रही है, पूरे कॉम्प्लेक्सेस में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, और जो एंड में एटीपी सिंथेस था वो आपका फॉस्फोराइलेशन कर रहा है, तो इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी ना बोलते ना हैं। ना 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 ना, ऑक्सीडेटिव पार्ट तक हम पहुँच चुके हैं, फॉस्फोराइलेशन अभी देखा नहीं हमने। फॉस्फोराइलेशन एटीपी सिंथेस करेगा। तो मैंने क्या बोला? और आई डोंट नो। देन लिसन, ओके, लिसन प्रॉपरली एंड डोंट इंटरप्ट। सी हाउ रूड सम पीपल आर टू मी। पता है एक्चुअली जिसके हाथ में लैपटॉप होता है वो ऑटोमेटिकली रूड हो जाता है। मे बी दिस इज समथिंग टू डू विद मैं दिस। तो रूड होता हूँ क्योंकि ये काम ढंग से नहीं करती हैं हाँ, अपने जैसे ग्राफिक आप पैड कर में। रहे हो, और आपसे ये तो बहुत बेहतर करती हूँ और मैं। ये रूड हो रही हैं क्योंकि इन्हें लैपटॉप पहली बार देखा है, तो आदमी में घमंड आ जाता है सूट देख के, पजामा भूल जाता है इंसान अपने। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की अब हम बात करेंगे। तो जो ईटीसी है वो इलेक्ट्रॉन मूव करती है NADH से FADH से ऑक्सीजन तक, ठीक है। इन मीन टाइम में क्या हो रहा है, एडीपी फॉस्फोराइलेट हो रहा है एटीपी में। ये दो प्रोसेसेस जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एटीपी तब तक सिंथेसाइज नहीं हो सकता जब तक उसको ईटीसी से एनर्जी ना मिले। और कितनी एनर्जी मिलती है? +31 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ जाते नहीं हैं अनलेस एंड अनटिल उनको एटीपी की ज़रूरत हमें है, तब तक वो ऑक्सीजन तक नहीं जाएंगे, ठीक है। देन एटीपी जो 3 एटीपी जनरेटेड होते हैं जब NADH से ऑक्सीजन पे जाता है, और 2 जनरेट होते हैं जब FADH से ऑक्सीजन पे जाता है। तो कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं कि एक NADH से 3 एटीपी बनते हैं और एक FADH से 2 एटीपी बनते हैं। ओके नेक्स्ट इज दिस आई विल टेल। तो ये पूरा जिस्ट है हमारा इसका। अब ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो। ये आपका थाइलोकॉइड ल्यूमेन है, ये जहाँ पर हूँ मैं वहाँ आप अगर हों तो बढ़िया रहे। ये आपका थाइलोकॉइड ल्यूमेन है, ये आपकी थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये आपका क्लोरोप्लास्टोम है, ठीक है। तो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन पे भी ये सब हो रहा है, ठीक है। थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन पे अब आपकी अलग चीज़ें हैं, बट वहाँ पर भी आपका एटीपी ही बन रहा है। जिस्ट तो सेम ही है। हाँ, यहाँ पे बस ये फोटो सिस्टम आ गया ना। यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पे ये फोटो सिस्टम 1 है, ये आपका B6F साइटोक्रोम है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है ये आपका NADPH, ये भी आपका हाइड्रोजन ही ले रहा है। तो उसको आगे जाके पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ इन्होंने क्यों दिया है। अरे दिस तो इज क्यों? फोटोफॉस्फोराइलेशन। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, बड़ी समझ बड़ी गई। बड़ी बड़ी ऊपर आओ, वापस ऊपर जाओ। आप हटाओगे तब ऊपर जाऊंगी ना। दिस इज ऑल्सो ETC, दिस इज जस्ट क्लोरोप्लास्ट का दिस इज ETC। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एंड दिस इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमें अभी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ना था। हाँ बट जो भी है ये भी काफ़ी हद तक रिलेटेड, ऐसा नहीं दिस है इज कि ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यू आर राइट। फेक प्लीज नाउ, प्लीज डू योर वर्क। फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में एक बार देख लेते हैं ज़रा झटके से। ये आपका स्ट्रोमा है, ये थाइलाकॉइड लूमन है। लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज इन लीफी। खैर आगे बढ़ते हैं। ये आपका पानी है, आपके पानी के ऊपर बिजली पड़ी, पानी टूट गया, पानी से आपका H+ निकला, H+ अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ हम थाइलोकॉइड स्पेस के अंदर H+ भर रहे हैं। वहाँ हम H+ कहाँ भर रहे थे? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में, बट यहाँ पे थाइलोकॉइड स्पेस के अंदर। यहाँ आपने 2 H+ लिए, सॉरी, अब यहाँ बाहर से आपके H+ जो है अंदर आते रहते हैं, अलग अलग चीज़, अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू। यहाँ पर भी आपका H+ जो है अंदर आ रहा है, और कुछ है नहीं। ये जितने भी H+ आ रहे थे इसको इन डेप्थ हम पढ़ सकते हैं। थोड़ा ऊपर करना एक बारी, ऊपर, थैंक यू। अच्छा यहाँ वही तो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। एक H+ आपका यहाँ से आया, एक H+ देखो ये प्लास्टो क्विनोन अंदर फेंक रहा है, एक H+ आपका यहाँ से आया,
अच्छा एक बाहर चला गया H+ है। मतलब कुछ एस्प्रेस डायरेक्टली बाहर हो रहे हैं, कुछ एस्प्रेस एटीपी सिंथेस एंड में बाहर लेकर जा रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि वहाँ पर एंड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, लेकिन यहाँ पे फोटोलिसिस ही पहली वाटर की हो रही है। मतलब लाइट की जैसे पानी टूट रहा है, उससे आपका हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, प्लास्टोक्विनोन से निकल रहा है, ये सबसे निकल के हाइड्रोजन निकल रहा है। ल्यूमन में आपका हाइड्रोजन प्रोटॉन मोटिव फोर्स बन रहा है, फिर एटीपी जो है उसको एटीपी सिंथेस उससे एटीपी बना रहा है। That's it. That concludes our video. So thank you. We will now meet you in another video. Okay. So this is the skills यहाँ पे graphic pad यूज़ करने वालों की एक thank you जिनसे लिखा जा रहा. Thank you guys. Bye bye. Best of luck. You want to say something?